जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के आया हूं और इन प्रश्नों के साथ जो ऑप्शंस दिए हैं उनको मैंने विस्तार से जो है डिस्कस किया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, बीएचयू की स्थापना किसने की थी? आप लोग जानते होंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना उन्होंने 4 फरवरी 1916 को की थी। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1898 में एनी बेसेंट ने जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। और यही आगे चल कर क्या बनता है, यही आगे चल के जो है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है। 4 फरवरी 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित होता है। दोस्तों, ये सोहनलाल भाकना और लाला हरदयाल, इन्होंने जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है, यहाँ पर इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा आप लोग, लाला हरदयाल और सोहनलाल भाकना जी ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एनी बेसेंट को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन थोड़े बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर के। ये एक स्पिरिचुअल संस्था थी और इसकी स्थापना एक अमेरिकी और रूसी अमेरिकी नागरिक थे, एक कर्नल हेनरी अलकॉट और एक रूसी महिला थी मैडम ब्लॉटवस्की। ठीक, इन्होंने जो है 7 सितंबर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसकी एक शाखा जो है 1882 में मद्रास के अड्यार में खुलती है, जिसकी अध्यक्ष 1893 में एनी बेसेंट बनती हैं। एनी बेसेंट को जो है 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया जाता है और इसकी जो शाखा है वह कहाँ खुलती है? 1882 में मद्रास के अड्यार में खोली जाती है। दोस्तों, आयरलैंड में एक जो है पार्टी होम रूल लीग जो है का गठन होता है। होम रूल लीग, ये कहाँ की पार्टी थी? तो ये थी आयरलैंड की। और इसी से जो है प्रभावित होकर के 1916 में एनी बेसेंट भारत में भी जो है होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। एक प्रश्न और उनसे संबंधित है, जैसे 1917 में उन्हें जो है पहली बार कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की है पुस्तक विंग्स ऑफ फायर। इनकी अन्य पुस्तकें हैं जैसे इग्नाइटेड माइंड्स और है माई जर्नी। ठीक। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक पुस्तक है दोस्तों, चेंजिंग इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव जी की है द इनसाइडर। और एक पुस्तक है उनकी अ लॉन्ग वे सिलेक्टेड स्पीचलेस। सचिन तेंदुलकर की आप लोग जानते होंगे, प्लेइंग इट माई वे। तो ये जो पुस्तकें हैं, चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है, नरसिम्हा राव की है द इनसाइडर और अ लॉन्ग वे
सेलेक्टेड स्पीचलेस, एपीजे अब्दुल कलाम जी की इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी और विंग्स ऑफ फायर, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो दोस्तों इससे जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसी के द्वारा इसको सुलझाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक के विषय में मतभेद हो तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे? राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे। ये जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष होंगे लोकसभा अध्यक्ष होंगे। और दोस्तों एक जो है आगे मैं जानकारी दे देता हूं उच्चतम न्यायालय को लेकर के। जो संविधान का अनुच्छेद 124 है उसमें उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के गठन की जो है बात की गई है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान जो उनके गठन के हैं 124 में दिए गए हैं। वर्तमान में जो 50वें CJI हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हैं DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को अपने पद की शपथ ली थी। दोस्तों एक ऑप्शन इसमें है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जैसे राष्ट्रपति देश का एक संवैधानिक प्रावधान होगा, यह अनुच्छेद 52 में है कि उनके जो है उनका पद भारत में राष्ट्रपति का पद 52 में है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वह किसमें निहित होगी? और राष्ट्रपति में तो अनुच्छेद 53 में होगा। अनुच्छेद 54 में उनके निर्वाचन से संबंधित चीज़ें हैं। निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसमें चीज़ें हैं? तो अनुच्छेद 54 में है। और निर्वाचन का जो तरीका है, निर्वाचन का तरीका या निर्वाचन की विधि जो है वह अनुच्छेद 55 में है। दोस्तों जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे थे राजेंद्र प्रसाद, और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लोकसभा किससे भी संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा, जिससे जो है आपके एग्जाम्स में आसानी हो। लोकसभा की जो संरचना है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और एकमात्र जो महिला अध्यक्ष थी इसकी तो मीरा कुमार जी थी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं, ओम बिड़ला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ हैं? तो वह उत्तर प्रदेश में हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है 80। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो दोस्तों विटामिन के जो है, विटामिन के ऑप्शन सही होगा। इसका जो रासायनिक नाम होता है तो वो होता है फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन होता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रतौंधी होता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, एक होता है जीरोपथैल्मिया होता है एक रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और आमतौर पर देखने को मिलेगा जो है मसूड़े फूल जाते हैं, खून आने लगता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो है जो बच्चे होते हैं उसमें रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में, और बड़ों में जो है
ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ये जो है वयस्कों में होता है, वयस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? आपको बताना है कि सूर्य की जो किरणें हैं उनकी तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सूर्य की जो किरणें हैं उनकी तीव्रता एक्टियोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा, ऑक्टियोमीटर। एस्ट्रोमीटर होता है दोस्तों तारों, जो सितारे होते हैं उनके परिमाण का स्पष्ट मापन जो है, सितारों के परिमाण का स्पष्ट मापन जो है एस्ट्रोमीटर से होता है। ठीक। क्रेस्कोग्राफ जो होता है पौधों की वृद्धि मापन का यंत्र है। और बैरोमीटर आप जैसा आप लोग जानते होंगे वायु दाब मापी होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने का जो है यंत्र होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है स्वतंत्र भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। स्वतंत्रता के पश्चात जो है कई परियोजनाएं शुरू की गई थी, उनमें से ये एक था। हीराकुंड बांध भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, ओडिशा राज्य में स्थित है। कुछ और परियोजनाएं हैं, मैं आपको बता देता हूं, जैसे नागार्जुन सागर परियोजना। तो ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। आंध्रा और तेलंगाना लाभान्वित जो है स्टेट हैं इसके। दूसरी जैसे एग्जाम में पूछ सकता है भाखड़ा नांगल परियोजना, तो इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित जो स्टेट हैं। और अगला दोस्तों जैसे एक है दामोदर नदी घाटी परियोजना या घाटी परियोजना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपकी जो है दामोदर नदी पर झारखंड में स्थित है, दामोदर नदी पर झारखंड में। झारखंड, पश्चिम बंगाल भी इससे लाभान्वित होता है। ठीक। गंडक नदी परियोजना आपने पढ़ा होगा, गंडक नदी परियोजना। तो ये दोस्तों जो है गंडक नदी पर ही है, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक। रिहंद परियोजना, ये आपकी रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है दोस्तों। इदुक्की परियोजना कहाँ है? तो ये पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी पर किस राज्य में है? तो केरल में है, केरल में। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना आपकी जो है, टिहरी बांध परियोजना भागीरथ नदी पर है और उत्तराखंड में है। ठीक है ना। घाट प्रभा है, ये घाट प्रभा नदी पर है। कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में। घाट प्रभा नदी पर ही एक और परियोजना है जो कि कर्नाटक में, हेडकल याद रखिएगा। दुलहस्ती है, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में दोस्तों। इसी तरह से सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर आप जानते होंगे, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। सरदार सरोवर जो है, जो कि नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। बाण सागर परियोजना है एक, बाण सागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो दोस्तों जो वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है, ये तीनों सूक्ष्म रूप से पोषक के एक तत्व हैं। वसा एक ऐसा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम ऊर्जा को संग्रहित करता है। और वसा के अणुओं में जो है मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। 1 ग्राम वसा में 9 to
1 ग्राम अगर जो है वसा होगी, उसमें 9.2 किलो कैलोरी जो है आपकी ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो बांग्लादेश से सटे राज्यों को मैं पहले बता देता हूं आपको। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। तो त्रिपुरा हो गया आपका, मेघालय हो गया, आसाम हो गया, और ये जो है आंसर होगा आपका मणिपुर। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम सटे हुए हैं, तो आंसर आपका मणिपुर होगा कि यह बांग्लादेश से सटा राज्य नहीं है या संबद्ध राज्य नहीं है। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, वाचस्पति पुरस्कार जो है संस्कृत में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। कृषि के क्षेत्र में पैदावार को बढ़ाने के लिए जो दिया गया योगदान होता है उसमें बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों जो है 1973 में की गई थी, ठीक है ना। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार एक होता है, बहुत ही प्रतिष्ठित है, पुलित्जर पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों आपने सुना होगा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों असम में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। मानस अभयारण्य भी जो है, मानस अभयारण्य भी जो है कहाँ स्थित है? तो वह असम में स्थित है। दोस्तों, कुछ अभयारण्यों के मैं नाम बता देता हूं जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे जल्दापारा अभयारण्य है, आधा आधा लिखूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। जल्दापारा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दापारा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। दाचीग्राम या दाचीग्राम कहीं कहीं लिखा रहता है, ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित। और जो है फाकिम अभयारण्य आपका नागालैंड में है, नागालैंड में स्थित है। काबलाम जाओ मणिपुर में है। काबलाम जाओ जो है मणिपुर में स्थित है। केला मेरू पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कान्हा वन्यजीव अभयारण्य यह मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फड़ पेंटिंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई है। फड़ पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, राजस्थान से। कुछ पेंटिंग्स हैं जो स्टेट से रिलेटेड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सौरा पेंटिंग जो कि उड़ीसा से है, ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा से। और गुलेर पेंटिंग जो है दोस्तों, गुलेर पेंटिंग आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश। एक बहुत ही प्रसिद्ध है मधुबनी जो कि बिहार से रिलेटेड है। पिथौरा पेंटिंग गुजरात। पट्ट
पट्टचित्र पेंटिंग जो है यह ओडिशा की प्रसिद्ध पेंटिंग है। आप लोग याद रखिएगा, सौरा और पट्टचित्र जो है उड़ीसा से संबंधित हैं। बाकी गुलेर हिमाचल प्रदेश, बाग मध्य प्रदेश, पिथौरा गुजरात, मधुबनी बिहार, फड़ पेंटिंग राजस्थान की प्रसिद्ध पेंटिंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? आपको बताना है कि रॉबिन्सन क्रूसो किसने लिखी थी। तो ये डेनियल डेफो ने लिखी थी। ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों, सलमान रुश्दी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रंस। जोनाथन स्विफ्ट की जो है गुलिवर ट्रेवल्स, आपने मूवी भी देखी होगी, गुलिवर ट्रेवल्स। और एक पुस्तक है उनकी अ मोडेस्ट प्रपोजल। विलियम शेक्सपियर की तो आप लोगों ने कई किताबें पढ़ी भी होंगी। रोमियो जूलियट हो गई, जूलियस सीजर हो गया, और इसके अतिरिक्त ओथेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के जो शासक थे अजातशत्रु, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन आपका ए सही होगा। समय क्या था? तो 483 ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व राजगिरी के शासक, और राजगिरी में ये आयोजित हुई थी। ये किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के शासक थे ये। और इसकी जो अध्यक्षता है महाकश्यप जी ने की थी। महाकश्यप जी ने जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के राजा थे, उन्हीं के शासनकाल में संपन्न हुई थी, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी। द्वितीय जो बौद्ध संगति थी, सेकंड वाली, इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में होता है, वैशाली में। और इस किसके शासनकाल में होता है? तो ये कालाशोक के शासनकाल में होता है। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का शासक था। इसके शासनकाल में सेकंड बौद्ध संगीति आयोजित होती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सबाकामी जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। थर्ड बौद्ध संगीति जो दोस्तों होती है वह 251 ईसा पूर्व में होती है। 251 ईसा पूर्व में तीसरी वाली होती है। थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में एक ये मौर्य वंशीय शासक थे, मौर्य वंश के शासनकाल में आयोजित होती है, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र सेतु करते हैं। मोगलीपुत्र सेतु द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। फोर्थ वाली जो है वह होती है जो है फर्स्ट शताब्दी में होती है, ईस्वी में 72 ईस्वी को जो है इसका आयोजन किया जाता है। उस समय जो है शासन किसका होता है? कनिष्क का। ये कुषाण वंशीय शासक था। तो चौथी जो बौद्ध संगीति होती है वो कुषाण वंश के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में होती है, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। अध्यक्ष जो है वसुमित्र होते हैं, और उपाध्यक्ष जो इसके होते हैं वे अश्वघोष होते हैं। इस तरह से आपको पता लग गया कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगिरी में। उस समय शासक थे अजातशत्रु, हर्यक वंश के शासक थे। उसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो महाकश्यप जी ने की थी। सेकंड बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी, और कालाशोक किस वंश का जो है शासक था? तो शिशुनाग वंश का शासक था। इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। जो थर्ड वाला था आपका वो 251 ईसा पूर्व में थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? तो इसका आयोजन किया जाता है 251 में अशोक के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र सुत ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 72 ईस्वी में किया जाता है कनिष्क के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने, और अध्यक्षता जो है अश्वघोष ने
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किए गए कार्य के मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? किए गए कार्य को मापने वाला यंत्र दोस्तों अर्गोमीटर कहलाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, अर्गोमीटर। दोस्तों यूडियोमीटर होता है गैसों के आयतन के मापना, गैसों का जो आयतन होता है उसको, उसके मापन को जो है किससे मापते हैं? यूडियोमीटर से। गैसों के आयतन का मापन यूडियोमीटर से करते हैं। एनीमोमीटर से बहती हुई वायु की गति और शक्ति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। हाइटोमीटर से जो दोस्तों वर्षा मापक यंत्र होता है, ये हाइटोमीटर जो है ये वर्षा मापक यंत्र होता है। पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग से खो जाता है? तो दोस्तों पौधों का जो अधिकांश पानी है वह स्टोमेटा से निकल जाता है। पानी के वाष्पीकरण का प्रमुख काम स्टोमेटा का ही होता है और स्टोमेटा को हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं। रंध्र कहते हैं। पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वह रंध्र होते हैं, तो उन्हीं से जो है वाष्पन के दौरान पूरा पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है, जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का परिवहन करना। जल का परिवहन एग्जाम्स में पूछता है, आप लोग याद रखिएगा जाइलम का मुख्य कार्य। मूल रोम का जो कार्य होता है, मूल रोम का जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना, ठीक। और फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य होता है दोस्तों भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न है आपका दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ऑप्शन है आपके पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन या आर्कटिक ओशियन। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। इसे जो है यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी घोषित किया गया है। ये कोरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप के सहारे 2300 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन ऑप्शन सही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बोमडिला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो है आपका डी वाला सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? तो दीफू, बोमडिला आपको मैंने बताया ही, और यांगयाप दर्रा भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आपका बारालाचा है, कहीं कहीं बारालाचा लिखा रहता है, कहीं कहीं बारालाचा। बारालाचा हो गया, शिपकीला हो गया, शिपकीला और रोहतांग। तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और भी जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सिक्किम को लेकर के जो है पूछा जाता है, नाथुला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। इसके अतिरिक्त जेलेपला ये भी जो है आपका सिक्किम में स्थित है। तुजू दर्रा आपका जो है, तुजू दर्रा आपका मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। पालाघाट और शेनकोट्टा ये दोस्तों केरल में स्थित दर्रे हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है कि बैंकिंग से रिलेटेड जो एडीएफ है उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो होता है। दोस्तों आरबीआई अपने कई कार्यों में बैंकों द्वारा जो प्रस्तुत डेटा होता है उस पर निर्भर करता है, और सही और सुसंगत डेटा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने एडीएफ परियोजना को लॉन्च किया था। एडीएफ अर्थात ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल जो है की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। स्ट्रेस की इकाई क्या होगी? तो पास्कल होगी। स्ट्रेस की इकाई क्या होगी? पास्कल। न्यूटन सेकंड किसकी इकाई है? तो
तो ये संवेग की इकाई है, संवेग की इकाई है। स्टेरेडियन किसकी है? तो ये ठोस कोण की है, ठोस कोण की। समतल कोण की क्या होती है? समतल कोण की तो ये रेडियन होती है। ठीक। जूल दोस्तों कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस तो दोस्तों सितंबर 29, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। विश्व हृदय दिवस आपका जो है 29 जो है सितंबर को मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और जो आपका 19 सितंबर है, 29 सितंबर को तो मैंने बता ही दिया दोस्तों। कुछ और मैं बता देता हूं, जैसे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस तो मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को, 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। अब जो है आप लोगों को पता लग गया होगा 29 सितंबर के आसपास की भी तिथियां। दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। इसी तरह जो है क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।